हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि कोई भी चीज रोटेट कर रहा होगा। हमने पहले ही क्लासिफिकेशन बताया था मोशन का ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन, जिसमें कि हमने बताया था कि ट्रांसलेशनल मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है। जैसे कि ट्रांसलेशनल मोशन में हम लोगों ने पहले पढ़ा था उसके काइनेमेटिक्स के बारे में, फिर पढ़ा था उसके डायनेमिक्स के बारे में। काइनेमेटिक्स में यह चीज जाना था कि वो बॉडी अगर मोशन कर रहा है तो उसके क्या क्या काइनेमेटिकल पैरामीटर्स उसके साथ जुड़ सकते हैं, यानी कि मोशन के बारे में हम लोग वहां पे पढ़ रहे थे। लीनियर वेलोसिटी क्या होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फोर्स क्या होगा, अगले चैप्टर में फिर पढ़े थे। तो उसी तरीके से अब रोटेशनल मोशन में भी वही सब चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे हम लोगों का जो पैरामीटर्स है, जो काइनेमेटिकल पैरामीटर्स हम लोग यूज किया करते थे, जैसे कि कोई बॉडी अगर चल रहा है तो चलने में क्या क्या चीज का जरूरत है, चलने में उसको फोर्स लगना जरूरी है। उसी तरह से यहां पे हम लोग देखेंगे कि अगर कोई बॉडी घूम रहा है तो घूमने के लिए क्या चीज का होना जरूरी है। जब कोई बॉडी चल रहा था, यानी कि वो रेक्टिलिनियर मोशन या फिर यूं कहें कि लीनियर मोशन कर रहा था, तो उस समय हम लोगों का ये चीज जाने थे कि उसके पास एक प्रॉपर्टी होता है इनर्शिया, जिस वजह से वो अपने अंदर जो चेंज हो रहा होता है उसको रेजिस्ट करता है। उसी तरह से यहां भी देखेंगे कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो उसको क्या चीज उसके साथ कौन सा प्रॉपर्टी जुड़ा है जो कि उसको घूमने से या वो घूम रहा है तो उसको रुकने से रेजिस्ट करता है। उसी तरह से हर एक चीज जो भी हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है लीनियर मोशन के लिए, वही सारे चीज को यहां भी पढ़ेंगे। मतलब जैसे काइनेमेटिक्स पढ़े थे, डायनेमिक्स पढ़े थे, वहां पर यहां भी हम लोग इसके काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे और डायनेमिक्स पढ़ेंगे। इसमें अब अगर देखें तो पूरे के पूरे जो मैकेनिक्स में शुरुआत से लेकर के अभी तक जो हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास कोलिजन पढ़ा है, वहां तक के चीजों को इसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे बहुत अच्छे से। अगर उसके हम लोग को न्यूमेरिकल नहीं बन रहे हैं, बहुत अच्छे से अगर वो चीज नहीं भी आता है, फिर भी ऐसा नहीं है कि ये चीज तुमको समझ में नहीं आएगा, आएगा समझ में, ठीक है। तो इसलिए अब हम लोग जो है रोटेशनल मोशन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा एक हम लोग रिकैप लेते हैं जो कि सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने पढ़ा था, फिर इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। जरा सा अगर इसको हम लोग स्ट्रेस डालें अपने ब्रेन पे तो ये चीज याद आएगा कि जो काम लीनियर मोशन में, अगर लीनियर और एंगुलर को देखें, जो कि सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा था, लीनियर के अंदर जो जो पैरामीटर्स यूज होते थे, जैसे एस जो होता था उसको वहां पर क्या बोलते थे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। और यहां पर थीटा को बोलते हैं क्या हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। वहां पे v को हम लोग बोलते थे वेलोसिटी, यहां पर ओमेगा को बोलेंगे वेलोसिटी। वहां पर a को बोलते थे एक्सेलरेशन और यहां पर अल्फा हो जाएगा हम लोगों का एक्सेलरेशन। ठीक उसी तरीके से ये सब जितने भी काइनेमेटिक्स के चीज है, ये हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़े थे कि अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा है तो मोशन के बारे में पढ़ाई करते थे काइनेमेटिक्स के अंदर। फिर उसके बाद डायनेमिक्स में आए कि वो मोशन के पीछे का कारण कौन है। यहां भी आगे चल के हम लोग देखेंगे जैसे जैसे चैप्टर हम लोगों का आगे बढ़ता जाएगा। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन को स्टार्ट करने से पहले कोई भी बॉडी क्या रोटेशनल मोशन कर सकता है? क्या इस दुनिया का सारा बॉडी रोटेशनल मोशन कर सकता है? तो आंसर है नो, क्योंकि कुछ कुछ पर्टिकुलर बॉडी ही रोटेशनल मोशन कर सकता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि रोटेशनल मोशन करने के लिए जरूरी कंडीशन है कि बॉडी को रिजिड होना चाहिए। इसलिए इस चैप्टर का नाम भी आप लोग देखते होंगे कि रिजिड बॉडी डायनेमिक्स है। तो इसमें हम लोग का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है रोटेशनल मोशन के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी के बारे में जानना हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या होता है रिजिड बॉडी? आओ इसको समझते हैं। रिजिड बॉडी उस तरह की बॉडी को बोलेंगे जो बॉडी के अंदर के पार्टिकल के बीच का सेपरेशन हमेशा कांस्टेंट रहे। जैसे सपोज हमने यहां पर कोई एक बॉडी इस तरह का ऐसा ले लिया। अब इस बॉडी को अगर हम रिजिड बॉडी बोल रहे हैं तो इसको क्या फॉलो करना चाहिए कि इसके अंदर अगर कोई भी एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट हमने मार्क कर दिया, अगर इसका नाम ए बोल रहे हैं, इसको बी बोल रहे हैं, तो इनके बीच का जो सेपरेशन है
अगर ये स्मॉल d से दिखाया गया तो ये जो d होगा ये ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ये d हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसको तुम घुमा दो, इसको तुम चला दो, इसको तुम मरोड़ दो, लेकिन इस d का वैल्यू चेंज नहीं होगा, तभी ये रिजिड बॉडी कहलाएंगे। और रोटेशनल मोशन जो बॉडी रिजिड है वही कर सकता है, नॉन रिजिड बॉडी कभी रोटेशनल मोशन नहीं करेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है रिजिड बॉडी के लिए कि रिजिड बॉडी उस तरह के बॉडी को बोलेंगे जिसके अंदर के पार्टिकल के बीच का सेपरेशन हमेशा कांस्टेंट रहे। कोई भी दो पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, उन पॉइंट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो हमेशा हमारा कांस्टेंट होगा। अब इसका दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। सपोज मान के चलिए यहां पे हमने कोई एक रिजिड बॉडी लिया, एक रिजिड रॉड ले लिया, रॉड कह सकते हैं या फिर एक वुडन स्केल भी ले सकते हो, मेटल का भी स्केल को लिया जा सकता है। सपोज हमने इस रॉड को टी टाइम के बाद ऐसा हमने इसको जो है रोटेट किया, तो सपोज मान के चलिए इसके अंदर दो पॉइंट को हम लोग मार्क कर देते हैं, एक ए और ये बी। अब ऐसे अगर ये घूम जाएगा तो ये ए जो है यहां पे पहुंच गया और ये बी जो है यहां पे पहुंच गया। अब अगर हम देखें ये अगर एक रिजिड बॉडी है तो ए और बी के बीच का सेपरेशन कभी नहीं बदलेगा, ये यहां से यहां चला जाएगा। नॉर्मली तुम ये देख सकते हो, सपोज दैट ये मार्कर है, इसको ऐसे लिए यहां पे यहां भेज दिए तो इसके बीच का जो सेपरेशन कोई भी दो पॉइंट को ले लेंगे वो कभी नहीं बदलेगा। तो ये एक रिजिड बॉडी है। इसके दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग ये जान रहे हैं कि अगर ये यहां से यहां गया और इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनाया थीटा ए और इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बी, तो देखो क्या है, केवल यहां पर आर्क का लेंथ बड़ा हो रहा है, लेकिन क्या थीटा तो सेम है ना, थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी। तो हम ऐसा यहां पर कह सकते हैं कि थीटा ए और थीटा बी बराबर है। अब एक चीज हम लोगों ने लीनियर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो हमको क्या मिल जाता है, वेलोसिटी। ठीक उसी तरीके से यहां पर थीटा को अगर टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ओमेगा। तो अगर हम इसको टाइम से डिवाइड कर दिए तो यहां पर हमको मिल गया ओमेगा ए इज इक्वल टू ओमेगा बी। उसी तरीके से अगर टाइम से इसको अगेन हम लोगों ने डिवाइड कर दिया तो क्या मिल जाएगा, अल्फा ऑफ ए इज इक्वल टू अल्फा ऑफ बी। तो यहां पे हम लोगों को रिजिड बॉडी का दो प्रॉपर्टी मालूम पड़ा। क्या मालूम पड़ा कि यहां से सर रिजिड बॉडी जो होता है उसका सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि उसके अंदर के कोई भी दो पार्टिकल के बीच का, कोई भी दो पॉइंट ले लो, उसके बीच का जो सेपरेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और अगर एक रिजिड बॉडी को हमने रोटेट कराया तो उसका हर एक पॉइंट का थीटा सेम होगा, हर एक पॉइंट का ओमेगा सेम होगा, हर एक पॉइंट का अल्फा सेम होगा। व्हाट अबाउट द लीनियर स्पीड, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर एक्सेलरेशन, तो वो चीज अलग अलग हो जाएंगे। क्योंकि याद कीजिए सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने पढ़ा था v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आई होप सब बच्चों को याद होगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो r क्या होता है, r क्या होता है, r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहां से अगर देखा जाए इस वुडन स्केल को या फिर रॉड को हमने यहां पर हिंज कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया। अब हम इस एंड को ऐसे घुमा रहे हैं तो क्या ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो एक्सिस है, क्या ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस ए की जो दूरी है इसको हम मान लेते हैं r1 और इससे जो है इसकी दूरी जो है ये आ गया क्या, r2। तो अगर हम a के लिए लीनियर स्पीड लिखना चाहें कि v ऑफ a, तो क्या लिख सकते हैं, r1 इंटू ओमेगा, क्योंकि सबका ओमेगा सेम है, सबका थीटा सेम है, सबका अल्फा सेम है। और vb लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, r2 इंटू ओमेगा। याद है मैंने सर्कुलर मोशन में भी आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि जो भी आदमी झूला पे सबसे अंत में बैठता है उसको ज्यादा मजा आता है। क्यों, क्योंकि वो उतने ही टाइम में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। कौन सा डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से यहां ये गया, देखो टाइम यहां से यहां जाने में जो लगा वही यहां से यहां जाने में भी लगा। तो यहां से यहां का आर्क लेंथ बहुत क्या है, कम है, और यहां पे बड़ा है। तो बड़े लेंथ को उतने ही टाइम में कवर करने में क्या होगा कि उसका स्पीड बढ़ जाएगा।
तो ठीक उसी तरीके से जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर एक्सेलरेशन है, वो सबके अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन सबके सेम हो जाएंगे। तो ये दो प्रॉपर्टी हम लोगों को रिजिड बॉडी का मालूम पड़ा। आओ देखते हैं तीसरा प्रॉपर्टी भी इसका क्या है। तो तीसरा प्रॉपर्टी जहां से आता है उसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रेंट। याद होगा थोड़ा बहुत लॉज ऑफ मोशन के अंदर हम लोगों ने कंस्ट्रेंट मोशन का डिस्कशन किया था। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन था, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर देखते हैं। सपोज दैट अगर इस जगह पे एक रिजिड रॉड को ले लिया जाए, इसे हम रिजिड बॉडी कह रहे हैं, तो रिजिड रॉड को अगर ले लिया जाए तो इसमें सपोज ये पॉइंट इस तरफ चल रहा है, मान के चलो कि इसका नाम दे दिया हमने A और ये चल रहा है VA से, और यहां पे जो दूसरा पॉइंट है इसको बोल दिया B, ये इधर चल रहा है VB से। इसने इसके साथ एंगल बना करके रखा है, लेट इट बी φ1, और इसने इसके साथ एंगल बना रखा है φ2। तो इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे। एक कंपोनेंट जो इसका आएगा अलोंग द रॉड, इसे हम लोग बोलेंगे VA cos φ1, और इधर आएगा VB cos φ2, और इसका दूसरा कंपोनेंट आएगा VA sin φ1, और इसका दूसरा कंपोनेंट आएगा VB sin φ2। तो अब एक चीज बताइए, अगर इस रॉड को हम उठा करके यहां से यहां इस तरीके से मोशन कराएंगे तो बोलो क्या इन दोनों पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन है वो तो कांस्टेंट रहेगा। तो जितने के वेलोसिटी से ये पॉइंट इधर चलेगा उतने के ही वेलोसिटी से ये पॉइंट इधर चलेगा। मतलब अलोंग द रॉड जो हमारा वेलोसिटी का कंपोनेंट है, यानी कि A के लिए यहां पे VA cos φ1 इज इक्वल टू VB cos φ2, ये दोनों बराबर होंगे अलोंग द रॉड। याद करो कंस्ट्रेंट में हमने बताया था कि स्ट्रिंग के अलोंग हमेशा कंपोनेंट लेते हैं, कभी भी हम लोग स्ट्रिंग का कंपोनेंट ब्लॉक की तरफ नहीं लेते हैं, ब्लॉक का कंपोनेंट स्ट्रिंग की तरफ लेते हैं, अगर याद हो तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि हमेशा जो अलोंग द रॉड का कंपोनेंट है, अलोंग द रिजिड बॉडी का जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो हमेशा सेम आएगा। तो रिजिड बॉडी किसे कहते हैं और उसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ये सारी बातों को हमने यहां पर डिस्कस किया। अब इसको हम लोग लिख लेंगे एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में। रिजिड बॉडी किसे कहते हैं? ऐसा बॉडी जिसके अंदर के पार्टिकल के बीच का सेपरेशन हमेशा कांस्टेंट रहे। इसका प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई रिजिड बॉडी रोटेट करता है तो उसके हर एक पॉइंट का जो थीटा होगा वो सेम होगा, हर एक पॉइंट का जो ओमेगा होगा वो सेम होगा, हर एक पॉइंट का जो अल्फा होगा वो सेम होगा। लेकिन लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्टेंस एंड लीनियर एक्सेलरेशन ये सब कुछ उसके वैरी करेंगे। तीसरा प्रॉपर्टी हमने देखा कि अलोंग द रॉड जो कंपोनेंट होगा हम लोगों का वो हर एक पॉइंट का सेम होगा। बीच में भी अगर कोई वेलोसिटी दे दिया जाए तो अलोंग द रॉड अगर कोई कंपोनेंट है तो वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सिमिलर। आई होप कि ये रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट और इसके प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए। यस और नो? तो अब जो है हम लोग ये देखेंगे कि रिजिड बॉडी जो है वही केवल रोटेशनल मोशन कर सकता है, क्योंकि रोटेशनल मोशन के लिए ही ये सारे प्रॉपर्टीज हैं। अगर कोई बॉडी रोटेट करेगा तो देखो क्या होता है ना कि फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं चीजों को आसान बनाने के लिए। आसान मतलब कि मोशन में हमको ऐसा दिखाई दे कि हर एक पॉइंट का थीटा सेम है, हर एक पॉइंट का ओमेगा सेम है, तो बहुत आसानी हो जाता है हम लोगों को चीजों को सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर हर एक पॉइंट का थीटा अलग अलग हो जाए, हर एक पॉइंट का ओमेगा अलग अलग हो जाए, हर एक पॉइंट का अल्फा अलग अलग हो जाए तो काफी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का मोशन हो जाएगा। तो जो रोटेशनल मोशन के लिए प्रॉपर्टी चाहिए वो केवल और केवल रिजिड बॉडी प्रोवाइड करता है। तो जो भी नॉन रिजिड बॉडी होंगे वो कभी रोटेशनल मोशन नहीं करेंगे। तो रोटेशनल मोशन होने के लिए जरूरी है कि बॉडी को क्या होना चाहिए? रिजिड होना चाहिए। तो जल्दी से इन तीनों प्रॉपर्टीज को आप लोग लिखिए और उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कीजिए।
तो इन सारे पॉइंट्स को लिख लेंगे। रिजिड बॉडी क्या होता है, तो द बॉडी इन विच द सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स, मतलब कि कोई भी दो पार्टिकल्स को अगर हम लोग लेंगे तो उनके बीच का जो सेपरेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे ही कह सकते हैं कि कोई एक यूनिफॉर्म रॉड, डिस्क, स्फीयर, ठीक है। तो उसी तरीके से दूसरा ही प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये कोई रिजिड बॉडी है, ये अगर यहां पर कोई एक रिजिड बॉडी है, तो इस रिजिड बॉडी के लिए अगर बोला गया कि इस रिजिड बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो हर एक पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ओमेगा के बराबर होगा। हर एक पॉइंट का थीटा सेम, हर एक पॉइंट का अल्फा सेम। ठीक उसी तरीके से जो कंस्टेंट से एक रिलेशन आया था उन चीजों को भी हम लोगों ने लिख लिया। तो जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगर हम लोग जानना चाहें कि सर ऐसा कौन सा बॉडी है जो कि रोटेशनल मोशन नहीं करेगा, यानी कि कौन सा नॉन रिजिड बॉडी होता है, तो बहुत सारे ऐसे बॉडीज हैं जो कि नॉन रिजिड बॉडी के अंदर आ सकते हैं। जैसे मान के चलो कोई एक धागा, कोई एक स्ट्रिंग, ठीक है, और उस स्ट्रिंग को, या फिर ले लेते हैं एग्जांपल कैसे, जो यहां पर बना हुआ है चेन। अगर किसी चेन को हम लोग यहां पर t=0 पर ऐसे रखते हैं और इस एंड को फिक्स करके ऐसे इसको उठा करके घुमाने का कोशिश करते हैं, तो बताइए अगर हम लोग देखें इसको लगातार ऐसे अगर ये घूमे अपने आप, तो ऐसे यहां पे जो इसका सेपरेशन है, जो इसका यहां पर थीटा देखा जाए, तो हर जगह का थीटा अगर तुम देखोगे तो देखो यहां का थीटा θ1 के बराबर, यहां का थीटा अगर देखें तो ये कुछ अलग हो जाएगा, और यहां का थीटा अगर देखें तो ये भी अलग हो जाएगा। यानी कि कोई भी पॉइंट का थीटा यहां पर सेम नहीं हो रहा है, मतलब θ1 इज नॉट इक्वल टू θ2 इज नॉट इक्वल टू θ3। सिमिलरली अगर इसको टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग डिवाइड भी करें तो यहां से ω1, ω2 और ω3 भी सेम नहीं आएगा, α1 और α2 और α3 भी सेम नहीं आएंगे। तो इसका मतलब यहां से क्या हुआ कि सर इस तरह के बॉडी में देखें कि हर जगह का थीटा अलग अलग, हर जगह का ओमेगा अलग अलग, हर जगह का अल्फा अलग अलग, तो सर ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए इस तरह के बॉडीज को हम लोग रोटेशनल मोशन के अंदर नहीं लेते हैं। इस तरह का बॉडी रोटेशनल मोशन नहीं करेगा। मतलब एक चीज को बहुत क्लियरली समझेंगे कि रोटेशनल मोशन करने के लिए जरूरी चीज क्या है, इन सारे प्रॉपर्टीज को फॉलो करना। और ये सारे प्रॉपर्टीज फॉलो कौन करते हैं, रिजिड बॉडी करते हैं। नॉन रिजिड बॉडी इन सारे प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए नॉन रिजिड बॉडी कभी भी रोटेशनल मोशन एग्जिबिट नहीं करेगा। और रोटेशनल मोशन करने के लिए किस तरह का बॉडी होना चाहिए, काफी रिजिड होना चाहिए, काफी टफ होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? तो इसीलिए हम लोग यहां से एक पॉइंट को नोट करके भी लिख सकते हैं। क्या चीज नोट करके नीचे लिख लेंगे कि रोटेशनल मोशन is exhibited only by a rigid body। तो ये पॉइंट आप लोग नीचे लिख लेंगे। रोटेशनल मोशन केवल और केवल रिजिड बॉडी के द्वारा ही किया जा सकता है। नॉन रिजिड बॉडी कभी भी रोटेशनल मोशन नहीं करेगा। ठीक है, तो नॉन रिजिड बॉडी नहीं करेगा, रिजिड बॉडी करेगा रोटेशनल मोशन। अब हम लोगों को यहां से एक चीज पता चला कि रोटेशनल मोशन के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होने चाहिए। एक बॉडी के बीच का जो सेपरेशन है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, और हर एक पॉइंट का ओमेगा, हर एक पॉइंट का थीटा, हर एक पॉइंट का अल्फा सेम होना चाहिए और उसी के बराबर होना चाहिए जो कि रिजिड बॉडी का है। और तीसरा देखें कि अगर कोई एक रिजिड बॉडी को हम ट्रांसलेट कराते हैं तो उसका हर एक पॉइंट सेम वेलोसिटी से चलेगा। मतलब कोई एक पॉइंट का और दूसरे पॉइंट का अगर वेलोसिटी दिया हुआ है तो अलोंग द रॉड, अलोंग द रिजिड बॉडी जो कंपोनेंट होगा वो हमेशा सेम होगा। अब ये इसके बाद हम लोगों का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि सर रोटेशनल मोशन बोलते किसको है, रोटेशनल मोशन होता क्या है। चलिए ये तो जान गए कि रोटेशनल मोशन करेगा कौन, और रोटेशनल मोशन का जो डेफिनेशन हम लोगों ने मैकेनिक्स के शुरुआत में पढ़ा था, ठीक वही चीज है यहां भी। अगर किसी को याद आ रहा होगा तो थोड़ा सा उसको आप लोग पलट के देख भी लीजिए अपने कॉपी में, और फिर उन चीजों को हम लोग जो है यहां पर
समझने का कोशिश करते हैं। चलो जल्दी से इस नॉन रिजिड बॉडी के बारे में भी लिख लीजिए और फिर हम लोग तुरंत स्विच करते हैं। ओके, तो रोटेशनल मोशन बोलते किसको है? एक रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन करेगा और रोटेशनल मोशन होगा, इसका क्या मतलब है? तो सपोज दैट, मान के चलिए कोई एक बॉडी हम लोग लेते हैं ऐसा और ये रोटेट कर रहा है। रोटेट मतलब अपने डेली लाइफ में भी हम लोग बहुत सुने हुए हैं इस वर्ड को। तो रोटेट करने का मतलब हम लोग को पता है, जैसे फैन रोटेट करता है, गेट जो होता है यानी कि डोर जो होता है आप लोगों का, वो क्या होता है? वो रोटेट करता है। तो उसी तरीके से अगर मान के चलिए इसको रोटेट कराना है हमको, अगर हम इसको रोटेट कराना चाहते हैं तो सपोज ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट हम इसको रोटेट करा रहे हैं और इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो यहां पे ये क्या इस तरीके से ऐसे ऐसे घूम रहा होगा। तो यहां अगर कोई भी पार्टिकल को तुम देखो, अगर एक पार्टिकल को तुम देखोगे, अगर इसका नाम बोल दिया मैंने ए, तो ए तुमको कैसा जाता हुआ दिखेगा? क्या ऐसे वाले सर्कल में जाता हुआ दिखेगा? दूसरा पॉइंट कोई है बी, बी कैसा जाता हुआ दिखेगा? ये भी एक सर्कल में जाता हुआ दिखेगा। सी जो है ये भी एक सर्कल में जाता हुआ दिखेगा। डी जो है ये भी एक सर्कल में जाता हुआ दिखेगा। और सारे सर्कल का जो सेंटर है वो एक ही लाइन पर लाई कर रहा होगा, जिस लाइन का नाम हम लोग क्या बोलते हैं? जिस एक्सिस का नाम हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमने यहां से देखा कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसके अंदर के हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं और उनके जो सेंटर्स हैं, सारे सर्कुलर मोशन के जो सेंटर है, सारे पार्टिकल के जो सेंटर है, वो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो वी कैन कंक्लूड ओवर हियर क्या चीज? कि अ बॉडी, अ रिजिड बॉडी, हमेशा ये समझेंगे जब भी रोटेशनल मोशन होगा तो कौन सा बॉडी करेगा? रिजिड बॉडी। तो अ रिजिड बॉडी इज said to be performing rotational motion if all of its particles exhibit circular motion with centers lying on a common line called एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब कि कोई भी एक रिजिड बॉडी को हम लोग बोलेंगे कि वो रोटेशनल मोशन कर रहा है। कब? जब उसके सारे पॉइंट सर्कुलर मोशन करेंगे और उन सब का सेंटर एक ही लाइन पर लाई करेगा जिसका नाम क्या होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये चीज हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे। तो अब जो है हम लोग इन चीजों को बहुत स्ट्रेस डाल के समझेंगे कि रोटेशनल मोशन केवल और केवल रिजिड बॉडी कर सकता है। क्यों कर सकता है ये मैंने बताया कि रोटेशनल मोशन के लिए प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? हर पॉइंट का थीटा सेम, हर पॉइंट का ओमेगा सेम। अपने डेली लाइफ में भी देखिए ना कि जो भी बॉडी रोटेट करता हुआ दिखाई दे रहा है वो बॉडी का हर एक पॉइंट का ओमेगा सेम होगा या नहीं होगा। फैन जैसे रोटेट कर रहा है, जिस तरीके से डोर को रोटेट कराया जाए, जैसे हैंडपंप को रोटेट कराया जाए, तो हर एक पॉइंट का जो ओमेगा है, थीटा है, सब कुछ सेम होना चाहिए। तो जो रिजिड बॉडी है वही हमारा रोटेशनल मोशन कर सकता है। और अगर रोटेशनल मोशन हो रहा है तो हर एक पार्टिकल उसका सर्कुलर मोशन करेगा विद अ कॉमन सेंटर, जहां जो कॉमन सेंटर कहां पर लाई करेगा? उस कॉमन लाइन पर लाई करेगा जिसको हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल रहे हैं। और भी एक पॉइंट यहां से तुम ये कह सकते हो कि हर एक पॉइंट का ओमेगा, थीटा, अल्फा सब कुछ सेम होगा। बी का भी ओमेगा सेम होगा, सी का भी ओमेगा सेम होगा, डी का भी जो ओमेगा है वो सेम होगा।
तो हर एक पॉइंट का जो ओमेगा है सेम होगा, और वो किसके बराबर होगा? जो रिजिड बॉडी का ओमेगा है। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने देखा कि रोटेशनल मोशन होता क्या है और रोटेशनल मोशन कौन सा बॉडी कर सकता है। अब बात आती है कि जो ट्रांसलेशनल मोशन में यानी लीनियर मोशन में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी लीनियर मोशन करेगा तो उस मोशन के अंदर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, और उसके बाद पढ़े थे कि अगर कोई बॉडी लीनियर मोशन कर रहा है तो क्यों कर रहा है। क्योंकि हर एक बॉडी के पास अपना एक प्रॉपर्टी हुआ करता था इनर्शिया का। तो क्या रोटेशनल मोशन में भी हर एक बॉडी के पास इनर्शिया का प्रॉपर्टी होगा या इसका नाम कुछ और होगा? इनर्शिया डिपेंड करता था केवल मास पे। क्या यहां पे जो इनर्शिया जैसा कोई प्रॉपर्टी आएगा वो भी क्या केवल मास पर डिपेंड करेगा? तो इन सब सारे चीजों को अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि एक नया तरह का मोशन आपके सामने आया। जैसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा था लीनियर मोशन, तो लीनियर मोशन में हर एक चीजों को पढ़े थे कि उसके काइनेमेटिकल पैरामीटर्स क्या क्या हैं और उसके मोशन के पीछे का कारण कौन है। तो यहां भी हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो उसके पीछे का सारा रीजन क्या है, जो पैरामीटर्स हैं वो यहां पर क्या क्या काम कर रहे हैं। अगर काइनेमेटिक्स की बात करें तो काइनेमेटिक्स को हम लोगों ने सर्कुलर में कवर कर लिया है कि ओमेगा, थीटा, अल्फा, इन सब से रिलेटेड हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन भी जनरेट किया था। तो काइनेमेटिक्स को हम लोग वहां पर कवर कर चुके हैं। यहां जरूरी है हम लोगों को इसका डायनेमिक्स पढ़ना कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो क्यों कर रहा है। जैसे कि हम लोग वहां पर पढ़ा करते थे एफ नेट इक्वल टू एम ए, जो लीनियर मोशन का एक बहुत फेमस एग्जांपल था। आपने देखा कि बहुत सारे मैक्सिमम चैप्टर्स में आया जहां जहां लीनियर मोशन हो रहा था। तो यहां पे भी हम लोग उसी तरह के चीजों को पढ़ेंगे। रोटेशनल का भी एक इक्वेशन आएगा, जैसे हमारा ट्रांसलेशनल में एक इक्वेशन आया था एफ नेट इक्वल टू एम ए, उसी तरह से रोटेशनल में भी एक इक्वेशन आएगा। उस इक्वेशन का यूज जहां जहां रोटेशन होगा वहां वहां पे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो उसी तरीके से अब जो है रोटेशनल मोशन के अंदर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को सबसे पहले रोटेशनल मोशन के बारे में जानना है कि रोटेशनल मोशन के साथ कितने पैरामीटर्स जुड़े हुए हैं, कोई बॉडी रोटेशनल मोशन कब करेगा, और उसी तरीके से हम लोग इसके बाद यानी रोटेशनल मोशन के बाद हम लोग ऐसा मोशन पढ़ेंगे जिसमें कि रोटेशन भी होगा और साथ ही साथ ट्रांसलेशन भी होगा। जैसे कि ट्रक के पहिए का घूमना, ट्रक आगे भी बढ़ता है और पहिया भी घूमता भी है। ट्रक आगे बढ़ता भी है, उसका पहिया आगे भी बढ़ता है और घूमता भी है। तो मतलब वहां पे ट्रांसलेशन भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है। तो अभी जो है हम लोगों ने जो भी लीनियर मोशन में चीजों को पढ़ा, उन सारे चीजों का यूज भी हम लोग करेंगे इस चैप्टर में आगे, जहां पर कि हम लोग कंबाइंड ट्रांसलेशन और रोटेशन मोशन पढ़ेंगे। पहले भी हमने इसको क्लासिफाई कर रखा है। तो उसी तरीके से अभी सबसे पहले देखो, रोटेशन तुम्हारा दो दो बार रिवाइज होगा। एक तो रोटेशन मोशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ये जितने भी क्लासेस चले, अब उसके बाद रोटेशन जैसे ही कंप्लीट होगा तो इसी के अंदर रोटेशन चैप्टर के ही अंदर आता है कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, जिसको हम लोग रोलिंग मोशन भी कहते हैं। तो रोलिंग मोशन के अंदर रोटेशन का भी कॉन्सेप्ट आएगा और साथ ही साथ ट्रांसलेशन का भी कॉन्सेप्ट आएगा। तो वहां भी रोटेशन आपका क्या होगा, रिवाइज होगा। तो अभी जो है आप लोग रोटेशन के अंदर जितने भी चीजों को पढ़ेंगे बहुत अच्छे ढंग से एक एक चीजों को समझने का कोशिश करेंगे, और जहां पे समझ नहीं आया वीडियो को पीछे करके उसको देखना है, समझना है, और उसके ऊपर जितने भी हम होमवर्क दिया करेंगे, जितने भी हम क्वेश्चन दिया करेंगे बनाने के लिए, उसको बिल्कुल बनाते जाना है। ठीक है, तो रोटेशन तो बहुत अच्छा होगा ही, और उसके साथ साथ जो आगे हमारा कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन जिससे कि मैक्सिमम सवाल आते हैं वो भी हम लोगों का सही होगा। तो चलिए, तो रोटेशनल मोशन के अंदर सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं कि कोई भी बॉडी अगर रोटेट कर रहा है, अगर वो रोटेट करना चाहता है, तो उसके पास कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो उसको रोटेट नहीं होने देना चाहता है, जो उसको रोकना चाहता है। उस कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम भी आगे चल के अभी हम लोग देखेंगे। तो अब जो है सबसे पहले एक टर्म को यहां पर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, जिसका नाम है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी,
जैसा कि हम लोगों को पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, है ना। उसी तरीके से कोई एक बॉडी अगर रोटेट कर रहा है और उसके अलग अलग पॉइंट जो है अलग अलग वेलोसिटी से मूव करेंगे, तो हर एक पॉइंट का, हर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी को निकाल करके ऐड करेंगे तो क्या टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। हमको वही एक्सप्रेशन चाहिए, उससे एक बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन निकल करके आएगा जो हमारे लिए रोटेशन को आसान बना देगा। तो देखिए क्या है, सपोज मान के चलते यहां पे ये कोई एक बॉडी है जो कि रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से, एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये इसका। बहुत सारे पार्टिकल इसके अंदर है, मान के चलो कि इसका नाम हमने दे दिया, इसका मास है m1, इसका टोटल मास m के बराबर, इसका मास दे दिया हमने m1। और ये m1 क्या कर रहा होगा बताओ, ये भी एक सर्कुलर पाथ पे जा रहा होगा और ये कितने से जा रहा होगा बोलो, ओमेगा से घूम रहा होगा। अब दूसरा पार्टिकल हमने यहां पर ले लिया, सपोज दैट m2, तो m2 भी क्या हो रहा होगा बोलो, ये भी सर्कुलर पाथ पे ही घूम रहा होगा ओमेगा से ही। और उसी तरीके से बहुत सारे पार्टिकल यहां पर जैसे कि m3, m4, m5, m6, m7 एंड mn, ये सब कोई क्या हो रहा होगा कि सब ओमेगा से रोटेट कर रहे होंगे, ठीक है। ओमेगा से इस तरह से सर्कुलर मोशन में ये जा रहा होगा, सब सर्कुलर पाथ पर जा रहा होगा। और यहां पे अगर देखा जाए तो सबका ओमेगा तो सेम है, लेकिन सबका जो v है वो अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि v हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या होता है, r ओमेगा के बराबर, यानी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। जिसका r बड़ा है उसका v ज्यादा होगा, जिसका r कम है उसका v कम होगा। तो यहां पे सबके लिए अगर देखो तो r का जो वैल्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट यहां से नजर आएगा। जैसे m1 के लिए हम लोग क्या मान सकते हैं, r1, m2 के लिए मान लिया r2 और m3 के लिए हम लोगों ने मान लिया r3, m5 के लिए r5, m6 के लिए r6, m7 के लिए r7, m4 के लिए क्या हो जाएगा r4 एंड mn के लिए rn। सब जो है ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा होगा, लेकिन r के अलग अलग होने से। और ये r है क्या, तो r है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से। एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये r हमेशा परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया हर एक उस पार्टिकल का, कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। याद करो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर है या नहीं, तो हाफ एम वी स्क्वायर। अगर इसका तुमसे कोई पूछे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो m1 का क्या होगा, हाफ इंटू m1 इंटू v1 का स्क्वायर, हाफ इंटू m2 इंटू v2 का स्क्वायर। तो अगर इसी तरह से पूरे बॉडी का निकालना है, इफ वी आर हियर टू फाइंड आउट द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, देन वी कैन राइट इट लाइक दिस कि हाफ इंटू m1 इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m2 इंटू v2 स्क्वायर and so on up to half into mn into vn का स्क्वायर। अगर देखा जाए तो सबका वेलोसिटी तो अलग अलग है, लीनियर वेलोसिटी, और किसके बराबर, हम ओमेगा के टर्म में लिखना चाहते हैं। तो ओमेगा के टर्म में अगर लिखना चाहते हैं सर, तो हाफ इंटू m1 इंटू क्या हो जाएगा r1 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, हाफ इंटू m2 इंटू r2 इंटू ओमेगा का स्क्वायर एंड सो ऑन हाफ इंटू mn इंटू rn इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर। अगर यहां से देखा जाए तो कुछ कॉमन आएगा क्या, हां सर कॉमन आएगा, हाफ और ओमेगा स्क्वायर देखो कॉमन आ जाएगा। अगर ये कॉमन आ गया तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, अब m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू कहां तक, mn rn स्क्वायर। अगर इसको हम लोग लिखने का कोशिश करें तो हाफ इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू, इसको क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं एम आई आर आई का स्क्वायर, आई फ्रॉम 1 to n। ये कौन सा काइनेटिक एनर्जी आया, ये आया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग जो है यहां से अगर इसको कंपेयर करें किसके साथ, लीनियर काइनेटिक एनर्जी के साथ,
तो सपोज दैट मान के चलिए अगर इस पूरे बॉडी का मास m है, ठीक है, पूरे बॉडी का मास क्या है, m के बराबर है, तो इसका अगर लीनियर काइनेटिक एनर्जी हमें चाहिए कि ये बॉडी को ऐसे उठा करके ऐसे लेकर के जा रहा है, लीनियर मोशन करा रहे हैं, m मास है, v के वेलोसिटी से जा रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू वी स्क्वायर इंटू एम के बराबर, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो यहां से अगर देखा जाए हाफ की जगह पर हाफ आया, कंपेयर कर रहे हैं, वी स्क्वायर की जगह पर ओमेगा स्क्वायर आया, तो सही बात है, जो काम लीनियर मोशन में किसका था, v का, वही काम रोटेशन में किसका होगा, ओमेगा का। लेकिन जो काम लीनियर मोशन में m का था, वो काम रोटेशनल मोशन में केवल m का नहीं है, बल्कि ये मास और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोडक्ट का है। मतलब याद करो, मास क्या करता था लीनियर मोशन में, मास क्या करता था, मास हमारा जो हुआ करता था वो बतलाता था कि किसी बॉडी का इनर्शिया कितने के बराबर है। अगर मास ज्यादा हुआ करता था तो इनर्शिया ज्यादा होता था, अगर मास कम होता था तो इनर्शिया कम होता था। यानी कि कोई बॉडी का मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, और उस बॉडी को डिफिकल्ट टू स्टार्ट डिफिकल्ट टू स्टॉप, मतलब फोर्स लगाना पड़ता था ज्यादा। अगर कोई बॉडी का मास कम है तो उसका इनर्शिया कम, फोर्स लगाना पड़ेगा कम। उसी तरह से यहां पे ये जो टर्म आया, ये टर्म को हम लोग इनर्शिया नहीं बल्कि इस टर्म का एक नाम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब कि अगर कोई बॉडी लीनियर मोशन करना चाहता है तो उसका इनर्शिया डिफाइन हो जाता था केवल m से। मतलब कि किसी को लीनियर मोशन कराना कितना आसान है, कितना टफ होता था, वो उसका मास डिसाइड करता था। लेकिन यहां पे किसी बॉडी को रोटेट करना कितना आसान है और कितना टफ है, वो कौन डिसाइड करेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिसाइड करेगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करते कैसे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर का प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देता है। जैसे कोई भी एक बॉडी है, सपोज दैट मान के चलो कोई एक बॉडी है, रिजिड बॉडी m मास का, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इससे इसकी दूरी जो है वो r के बराबर है, और ये ओमेगा से अगर ये घूम रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपसे पूछा जाएगा तो कितना होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका मास जो है m इंटू क्या, r स्क्वायर। ठीक उसी तरीके से यहां पे दूसरा भी पार्टिकल होता, तीसरा पार्टिकल होता, 5 पार्टिकल होता, यहां पे 10 पार्टिकल होते, तो 10 पार्टिकल के अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों को निकालने के लिए बोला जाता तो सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाल करके ऐड करते। जैसे कि एक का क्या होता, m1 इंटू r1 स्क्वायर प्लस m2 इंटू r2 स्क्वायर, और इसी तरह से n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो mn इंटू rn स्क्वायर। तो ये हमारा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वही रोल है रोटेशन मोशन में जो इनर्शिया का काम था लीनियर मोशन में। इनर्शिया किसी बॉडी को क्या करता था, प्रोवाइड करता था, क्या चीज, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता था कि अगर उसके अंदर कोई चेंज आ रहा है तो उसको वो रेजिस्ट कर पाए। अगर कोई रुका है तो रुका ही रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। उसी तरह से अगर कोई बॉडी रुका हुआ है तो वो तब तक रुका रहेगा, वो तब तक रोटेट नहीं करेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक टर्म है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि यहां पर फोर्स की जगह कोई और टर्म आता है। यहां फोर्स ही नेसेसरी केवल नहीं है किसी बॉडी को रोटेट कराने के लिए, यहां एक दूसरा टर्म है, उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे आगे। तो अब जो हम लोगों का अगला क्लास है, उस अगले क्लास में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिस्कशन करेंगे। और अभी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कोई एक पार्टिकल के लिए पढ़ेंगे, फिर बहुत सारे पार्टिकल के लिए पढ़ेंगे, फिर वैसे भी पार्टिकल के लिए पढ़ेंगे जिसके पास की यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, जिसमें कि कोई एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाएगा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, हेमिस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। तो सबको कैलकुलेट करने के लिए जो हम लोगों ने मास डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, उन सब चीजों को यहां पर हम लोग लेकर के आएंगे और यहां से हम लोग सीखेंगे। तो अगला क्लास हम लोगों का डिस्कशन होने वाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। टिल देन आप लोग अच्छे तरीके से रिवीजन करते रहिए, रिवाइज करके अगले क्लास में आएंगे और अगले क्लास में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्टार्ट करेंगे। ओके।